लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। ट्रिपल IIT हैदराबाद UG एग्ज़ाम के लिए आज हम एक नया वीडियो सेशन लेकर आए हैं जिसका नाम है ट्रेसिंग कर्व्स। मैंने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड इस चैप्टर को लेकर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए अगर ये वीडियो मैं बहुत पहले बना देता तो शायद आप इसके बारे में कुछ जो पॉइंट्स है वो भूल जाते। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि ये एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले वीडियो बना दिया जाए, जिससे इसमें हम जो 3-4 टाइप के बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक शीट डालेंगे, वो शीट खुद से सॉल्व करके देखनी है। इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस हम वहाँ पे डालेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे ट्रेसिंग कर्व्स। अब इस लेसन में इसका नाम अगर ट्रेसिंग कर्व्स है, लेकिन आपको कोई यहाँ पे कर्व निकालना नहीं है या कोई आपको ग्राफ निकालना नहीं है, लेकिन ग्राफ को ध्यान में रखते हुए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या आइडियाज़ होती है ये आपको समझ लेनी है। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे वो एक्चुअली अपने 9th स्टैंडर्ड में जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको 1-2 इम्पॉर्टेंट बातें समझ लेनी है, जिससे ये क्वेश्चन अगर कुछ अलग तरीके से भी आपको पूछा जाए तो यू कैन आंसर दैट बेटर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा जो पहला सवाल है जो स्क्रीन पे आपके सामने अब आएगा, ठीक है। अब ये सवाल है, हम इसे थोड़ा सा जूम करके पढ़ते हैं। अब देखिए सवाल क्या कहता है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x+2 लीव्स अ रिमाइंडर 1 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय x-1 लीव्स अ रिमाइंडर 4। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे दी है। जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को x+2 से डिवाइड करते हैं, मतलब x+2 क्या है, इसका डिवाइज़र है, वो रिमाइंडर 1 देता है। जब डिवाइज़र x-1 हो तो इस केस में रिमाइंडर 4 आता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ इट इज़ डिवाइडेड बाय x+2 इंटू x-1। मतलब ये जो डिवाइज़र्स है अलग अलग डिवाइड करने पे अलग अलग रिमाइंडर आ रहा था, लेकिन जब हम ये दोनों डिवाइज़र्स को मल्टीप्लाई करते हुए एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे और उससे अगर हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ऐसे सवाल करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दी जाए तो आप इसे आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, क्वाड्रेटिक है तो ये जो पॉलिनोमियल है इसे लेट से हम px मानेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल है। ओके, तो पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करने वाले हैं। अब ये जो पॉलिनोमियल है लेट से ax² + bx + c इस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें पता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसे अगर हम x+2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 आता है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट डिवाइज़र है, डिवाइज़र वो है x+2। हमें पता है इसका ज़ीरो क्या होगा, x = -2। अगर हम इसी पॉलिनोमियल को f ऑफ या p ऑफ -2 रखते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम से ये वैल्यू -2 अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें इसका रिमाइंडर मिलता है, वो इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। ये रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। तो p ऑफ -2 का वैल्यू 1 है। उसी तरह कहा है कि x-1 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 मिलेगा। अब x-1 है, x-1 का ज़ीरो क्या होगा, +1 होगा। तो p ऑफ 1 क्या रिमाइंडर देगा, 4। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हमारे पास अब आ गई है। अब देखिए हमें एक फॉर्मूला बचपन से पता है, कौन सा, डिविडेंड = डिवाइज़र। देखिए डिविडेंड = डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
अब हम इसी को यूज़ करेंगे। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो केयरफुली ध्यान में रखनी है। जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर एक लीनियर पॉलिनोमियल आता है। अगर हम क्यूबिक को डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो एक क्वाड्रेटिक टर्म आएगी। ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में हम एक काम करेंगे। क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं हम। अब ये जो हमारी पी ऑफ एक्स है, जो कुछ है पी ऑफ एक्स, ये हमारी पॉलिनोमियल है। इसका डिवाइज़र फर्स्ट टाइम हमें क्या लेना है, x प्लस 2 x माइनस 1 दोनों भी लेके देखने हैं। तो x प्लस 2 और x माइनस 1 ये दोनों अब हमारे डिवाइजर्स हैं। इससे हमें एक क्वोशंट मिलेगा, इसे हम q से डिनोट करेंगे। और रिमाइंडर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जो होता है जब हम उसे लीनियर से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल आती है। तो वो लीनियर पॉलिनोमियल लेट से क्या आएगी, ax प्लस बी आएगी। और यही हमें फाइंड आउट करना है, ax प्लस बी का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ तक ये बात क्लियर है? ओके। अब देखिए, अब p ऑफ x है तो x को हम क्या रख सकते हैं, एक बार -2 रख सकते हैं और एक बार +1 रख सकते हैं। ये हम दोनों रखेंगे और इससे हमें ax प्लस बी के लिए दो इक्वेशंस मिलेगी। दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और a और b का वैल्यू फाइंड करके इस फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए, इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसे x की जगह पे हम -2 रखेंगे। ये तो डिवाइज़र था पहला, x प्लस 2 मतलब इसका डिवाइज़र कौन है, यहाँ पे जिसका 0 -2 है, ये माइनस है। चलिए, ये माइनस। अब x की जगह अगर आप माइनस रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। देखिए, ये 0 बनेगा तो ये पूरा 0 बनेगा ना, तो यहाँ पे 0 क्रिएट होगा और ये बचेगा ax प्लस बी। ठीक है, इस फॉर्म में ये हमें मिलेगा। अब देखिए, यहाँ x का वैल्यू हमें क्या रखना था, x का वैल्यू -2 रखना था। तो ये जो x है वहाँ पे भी हमें -2 रखना पड़ेगा क्लियरली। तो ये इस तरह से हमें टर्म जनरेट करके देगा। p ऑफ -2 इसका वैल्यू हमें दिया गया है, कितना है, 1। देखिए, प्रोसीजर अच्छी तरह से समझ लीजिए। कम सवाल है लेकिन बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, ऐसे ही सवाल आपको आ सकते हैं। अब यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है तो ये पॉलिनोमियल क्या बनेगी, -2a प्लस बी इक्वल्स इसका वैल्यू 1 है। अब a और b के बीच में हमें एक फर्स्ट रिलेशन मिलके ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरा डिवाइज़र क्या था हमारा, देखिए x -1 था, मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू 4 है। तो यहाँ हम x की जगह अब 1 रख देंगे। ठीक है, 1 रखेंगे तो आगे नहीं, ऊपर की पॉलिनोमियल 0 बनेगी क्योंकि x -1 में 1 रखेंगे तो 0 बनेगा। फिर ये 0 बनेगा और a इंटू 1 प्लस b बनेगा। a की वैल्यू +1 रखनी है। p ऑफ 1 पे वैल्यू 4 थी तो ये वैल्यू मिलेगी a प्लस बी इक्वल्स 4। बस, अब 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल है। हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो, किसी भी तरह से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, यहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, अब देखिए, फ्रॉम टू सब्स्टिट्यूट करेंगे। b को हम क्या रख सकते हैं, 4 - a। अब इसे रखेंगे पुट इन इक्वेशन 1 में रख देंगे। अब 1 क्या है हमारे पास, -2a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो ये बनेगा -2a और b का सब्स्टिट्यूशन है 4 - a इज इक्वल टू 1। इम्प्लाइज दैट ये क्या बनेगा, -2a - a -3a, ये 4 इधर जाके बनेगा -3 राइट हैंड साइड में जाके। इससे a का वैल्यू हमें कितना मिलता है, a का वैल्यू हमें 1 मिलता है। ठीक है, अगर a 1 हो गया तो इसे हमें कहाँ रखना है, a को हमें रखना है इक्वेशन 1 या 2 में। क्लियर बात है? देखिए, इसी तरह बनता है कि नहीं,
ये -3 और ये उधर जाके -3 बनाएगा, ए का वैल्यू 1 होगा। क्लियर है? इस तरह से देखिए, इस तरह से ये पूरा इक्वेशन हमें क्या वैल्यू देता है, ए का वैल्यू 1 है तो फ्रॉम टू ए का वैल्यू 1 रखेंगे तो ऑब्वियसली बी का वैल्यू 3 मिलेगा। ठीक है, बी का वैल्यू 3 मिलेगा। अब इस तरह से हमें ए और बी का वैल्यू मिलने के बाद जो हमारा फाइनल रिमाइंडर है वो क्या होगा। ठीक है, फाइनल रिमाइंडर देखिए, ये हमने सॉल्व किया, यहाँ पे x+2 ही था शायद, यस x+2 ही था। तो इस तरह से रिमाइंडर हमें मिलेगा ax+b। ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 3 है, तो ये बनेगा 1x+3, मतलब x+3। x+3 इज़ आवर फाइनल आंसर, और ये आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप फिर से एक बार देखिए, 2x की स्पीड पे पूरा वीडियो देखिए, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपका होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ पोस्ट कर दूंगा। अब एक बढ़िया सवाल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हमें सॉल्व करना है। सवाल कहता है इफ़ y इज इक्वल टू 2 GIF of x plus 30 and y is equal to 3 into GIF of x minus 2 plus 15, then GIF of x plus y is equal to what? तो यहाँ पे जो फंक्शन है GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट करता है। हमें ये 4 में से वैल्यू निकालनी है। वीडियो पॉज करते हुए खुद से एक बार ट्राई कीजिए। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका सल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, हमारे पास 2 फंक्शन है यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन है y इक्वल्स 2 GIF x प्लस 30, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और y इक्वल्स 3 टाइम्स GIF ऑफ x माइनस 2 प्लस 15, ये ऊपर का 30 है। ठीक है, ये 2, ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गए। अब हम इसे आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों भी y की वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों रिप्रेजेंट करती है y की वैल्यू को। अब हम एक काम करेंगे, फ्रॉम 2 को देखिए, एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। हमें पता है किसी भी नंबर में x प्लस मान ले a, इसका GIF है, और हमें पता है अगर ये a जो है कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, ये अगर एक इंटीजर है तो हम उसे GIF के बाहर निकाल सकते हैं। एज a बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप कह सकते हो कि इसे हम GIF x प्लस a ऐसे लिख सकते हैं। ये हमने क्यों देखा है, क्योंकि हम इसी प्रॉपर्टी को इक्वेशन 2 में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है इससे। तो हमारा इक्वेशन है y इक्वल्स 3 GIF x माइनस 2 प्लस 15। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है, ये जो 2 है ये क्या है, ये 2 एक इंटीजर है, -2, तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो इसे लिखेंगे 3 इंटू GIF x माइनस 2 प्लस 15। ठीक है, -2 मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1 मिनट, हम इसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये 3 2 6 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ -6 बनेगा और ये 15। इससे y का वैल्यू मिलता है 3 GIF x प्लस 9। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब ये तो y की वैल्यू है, इसका मतलब ये फ्रॉम 1 and 3 ये दोनों भी इक्वेशन सेम होने चाहिए। आप देख सकते हो ये दोनों y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब चलिए दूसरे कलर से हम इसे लिखते हैं। इसका ये मतलब होता है कि 2 GIF x प्लस 30 इक्वल्स 3 GIF x प्लस 9। अब इससे हमें GIF x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, सिंपल बात है, 9 को इधर लेके आइए, 30 माइनस 9,
और उधर लेके जाइए 2GIF(x) को, वो बनेगा निगेटिव। तो इससे ये वैल्यू बनती है x GIF(x) = 21। ये एक बेहतरीन पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू आने के बाद अब हमें एक काम करना है। यही वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में रख देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 3 में रख देते तो क्या मिलेगा? चलिए ये आ गया यहाँ से। अब देखिए इससे हमें y का भी वैल्यू मिल सकता है। इसे हम 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1, पुट इन 1 क्या था? 2GIF(x) + 30। तो यहाँ इसका वैल्यू तो 21 है और ये 30 मिलेगा। ठीक है, 30 मिलेगा। तो यहाँ से ये कितना बनता है? देखिए ये बनेगा 42 + 30, तो ये बनेगा 72। ठीक है, ये 72 बनेगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गया y का। अब mod x भी है, सॉरी GIF(x) भी है और y का भी वैल्यू है। अब हमारा सवाल ख़त्म हो गया। हमें फाइनली पूछा है GIF(x) + y क्या होगा। अब यही काम करेंगे। हमें तो पता है कि GIF(x) तो 21 है, मतलब, और ये जो y है इसका वैल्यू 72 है, ये तो एक इंटीजर हो गया। अब ऐसा मान ले कि y को अगर हम 72 लिखते हैं तो वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यहाँ से इसे सेपरेट करेंगे GIF(x) + 72। अब GIF(x) का वैल्यू कितना था? ऊपर निकाला हमने 21, तो ये 21 + 72, इसे ये बनेगा 93। सो फाइनल आंसर इज़ 93। आपको स्टेप बाय स्टेप इसे देखना है। 2 बार एक क्वेश्चन देखते चलिए, 2x की स्पीड पे देखिए, लेकिन 2 बार देखिए। तो आंसर 1 इज इट्स फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर ये एक बहुत पॉपुलर टाइप है, यहाँ पे आपको कुछ रिलेशन चेंज करके क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन प्रोसीजर यही फॉलो करनी है। ये सभी ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में अगर आपको ये क्वेश्चन ग्राफिकली सॉल्व करना है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको इसके लिए दोनों फंक्शन के ग्राफ निकालने पड़ेंगे, उससे x y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, x का निकालना पड़ेगा, उससे y निकालना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है, बहुत समय लेगा। और यहाँ पे UGEE में हमारे पास मैक्सिमम, रिप में अगर ये सवाल आता है तो मैक्सिमम 2 मिनट्स हमारे पास है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि 120 मिनट का पेपर है, तो 2 मिनट के लिए ये एक्सप्लेनेशन बहुत सही है, इस तरह से जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पे। बस इतने सवाल अच्छी तरह से कर लीजिए, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स आपका अच्छा बन जाएगा। सवाल हमसे कहता है इफ़ x² + y² = 1 देन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x + y आर रिस्पेक्टिवली। अब जब भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वाले सवाल आते हैं तो जनरली हमें क्लिक होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है। मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं हम? किसी f(x) फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएशन हमें क्या देता है किसी भी फंक्शन का? वो हमें एक टेंजेंट देता है, और टेंजेंट हमेशा क्या करती है? एक ही पॉइंट में टच करके जाती है। इसका मतलब वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 होता है। तो आप मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ऐसे भी कर सकते हो। बहुत सारे सवालों में वो करना पड़ेगा, लेकिन इस सवाल में हम थोड़ी सी चालाकी करेंगे और इसे विदाउट डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करेंगे। अब वो कैसे करते हैं, इससे पहले अगर आपको खुद से ट्राई करना है तो वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखिए। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम देखते हैं। अब देखिए x² + y² = 1, ये एक बहुत बेहतरीन बात हमें दी है। अब आप एक काम कर सकते हो, x² + y² = 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका रेडियस 1 है। ठीक है, और इसका ओरिजिन 0,0 पे होगा। लेकिन अब हम उसका भी ग्राफ नहीं निकालेंगे, हम इसे एक टेक्निक से सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाएंगे। जैसे देखिए इसे कैसे करते हैं सॉल्व। इसे सॉल्व करने के लिए हम एक आइडिया लड़ाते हैं। हमारे पास x² + y² = 1 दिया है, तो इसका मतलब है एक काम करेंगे, पुट x को देखिए हम cos थीटा रखते हैं और y को sin थीटा रखते हैं। ये हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म। एक पैरामीटर है, किसी भी अलग फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। इससे हमें पता है
कि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास अब x और y के दो पैरामेट्रिक फॉर्म्स है, कॉस थीटा और साइन थीटा। बस अब हम इसी को यूज़ करेंगे और हमसे सवाल पूछा है कि x प्लस वाई, ठीक है, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखिए हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैल्यू सॉल्व करने के लिए मान ले कि x प्लस वाई जो है उसी को हम अब लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है, क्योंकि हमने उसे अभी पैरामीटर्स में कन्वर्ट किया है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है इस क्वेश्चन का। अब आप देख सकते हो कि कॉस थीटा और साइन थीटा को हम अलग तरीके से लिखेंगे। इसमें हमें क्या करना है, एक आइडेंटिटी जनरेट करनी होती है। कौन सी? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक जनरेट करेंगे √2 वाला। देखिए हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे चक्कर चलाना है। √2 निकालेंगे बाहर और यहाँ लिखेंगे 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। देखिए एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मिल गया। क्या होता है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा और कॉस थीटा बचेगा। सिमिलरली ये √2 से ये √2 कैंसिल होगा और साइन थीटा बनेगा। तो ऑब्वियसली यही फॉर्म है, सिर्फ हमने इसे अलग तरह से लिखा है। लेकिन ये लिखने का फ़ायदा क्या हो गया, अभी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई ना, ठीक है। अब हम इसे √2 और अंदर यहाँ लिखेंगे। ये क्या होता है, 1/√2 तो cos 45 है, तो ये cos 45 इंटू कॉस थीटा और 1/√2 है साइन 45, साइन 45 इंटू साइन थीटा। अब ये एक आइडेंटिटी कौन सी बन गई, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है आपको पता है कॉस ए माइनस बी होता है। तो ये बनेगा √2 टाइम्स कॉस ए है 45 माइनस बी है थीटा। अब ये वैल्यू किसकी आ गई, x प्लस वाई। अब मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो हमारे पास cos 45/थीटा 45 माइनस थीटा है। cos थीटा की रेंज क्या होती है, cos थीटा कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले सकता है, मिनिमम मैक्सिमम का ही तो सवाल है। तो cos थीटा -1 से +1 की वैल्यू ले सकता है। बस सवाल ख़त्म हो गया। अब हम एक काम करेंगे, cos 45 माइनस थीटा कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन -1, इक्वल टू और लेस देन +1। ठीक है। अब एक काम कीजिए, यहाँ हमें √2 जनरेट करना है तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 √2, यहाँ √2 आ गया, cos 45 माइनस थीटा और इधर आ गया 1 से मल्टीप्लाई करने पे √2, तो ये वैल्यू बनेगी -√2 cos 45 माइनस थीटा और यहाँ पे बनेगी √2। अब √2 cos 45 माइनस थीटा क्या है, अरे भाई यही तो x प्लस वाई है। तो ये सवाल अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू और ग्रेटर देन -√2 इक्वल टू और लेस देन +√2। तो ये इसकी आ गई मैक्सिमम वैल्यू और ये आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू। इससे इसका आंसर है -2 से -√2 से +√2 और आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए, 2 बार देखते जाइए, आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए एक बढ़िया सवाल है, इसे भी ट्राई करना है। ऐसे सवाल आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जेईई में भी आते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सपोज दैट f of n plus 1 is equal to 2f of n plus 1/2 for n 1 2 3 and so on, and f of 1 is 2, then f of 1 0 1 equals what। अब ये दिखने में बहुत भयंकर लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी सवाल है। देखिए हमें सिर्फ इसे मैनिपुलेट करना है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो क्या है, चलिए हम इसे यहाँ पे लिखते हैं। फंक्शन है f of n plus 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f of n plus 1/2 और n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे आप ले सकते हो। चलिए देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, अब देखिए हम एक काम करेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं, तो हम सबसे पहले इस रिलेशन में n की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, पुट n इक्वल्स 1, तो ये क्या बनेगा, n प्लस 1 मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, 2 बनेगा, और यहाँ पे n है 2, n है 1, तो f ऑफ 1 प्लस 1/2। इससे फ़ायदा क्या होगा, f ऑफ 1 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है, वो कितना है, 2 है। चलिए तो हम यहाँ पे f ऑफ 2 का वैल्यू निकालते हैं, ये बनेगा f ऑफ 1 का वैल्यू 2 है, मतलब 2 × 2 प्लस 1/2, तो ये बनेगा 5/2। 5/2 ही होता है 2.5। अब f ऑफ 2 मिल गया। अब हम काम करेंगे, n को 2 रखेंगे, तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, n को यहाँ पे हमने पहले इसमें 1 रखना था, सॉरी, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया है, यहाँ पे 1 कीजिए बस। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास आ गया 2.5। ठीक है, नहीं 2 ही बनेगा क्योंकि n प्लस 1 था। अब यहाँ पे क्या होगा, n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 मतलब ये 3 बनेगा। f ऑफ 1 तो है ना हमारे पास, तो f ऑफ 2 का वैल्यू हमने निकाला। f ऑफ 1 कितना था, 2, फिर f ऑफ 2 आ गया 2.5। अब f ऑफ 3 निकालेंगे, तो 3 निकालने के लिए 2f ऑफ 2 प्लस 1/2 करेंगे। सिंपल बात है, क्योंकि n का वैल्यू 2 रखना है, और f ऑफ 2 तो अभी हमने निकाला था 5/2, तो इसे हम रखेंगे यहाँ पे 2 × 5/2 प्लस 1/2, ये कैंसिल होगा और ये बनेगा 5 + 1 6/2, और ये होगा 3। अब देखिए इससे हमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलता है, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 एंड सो ऑन, ऐसे आप निकाल सकते हो। आप f ऑफ 1 का वैल्यू 2 था, ये 2.5 था, f ऑफ 3 था, ऑब्वियसली इसके बाद 3.5 आएगा। अब ये क्या हो गया, ये तो एक AP बन गई, AP बन गई, और हमें AP को ही सॉल्व करना है। अब बस अब AP को ही सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ये AP में देखिए फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 0.5 कीजिए या 1/2 कीजिए, नो प्रॉब्लम, तो ये 0.5 बनेगा। और अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, f ऑफ 101, तो ये तो फंक्शन एक AP का बन गया, तो AP में हमें टर्म निकालनी है 101 टर्म। देन f ऑफ 101 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n का काम कौन कर रहा है, n तो 101 टर्म है, तो a का वैल्यू 2, n है 101 माइनस 1, और डिफरेंस है 0.5 कीजिए या 1/2 कीजिए, नो प्रॉब्लम, सेम है। अब ये बनता है 2 प्लस 100, और यहाँ से ये बनेगा 50, और ये 2 + 50 बनेगा 52। इससे फाइनली f ऑफ 101 इज 52। ओके, अब इसी सवाल में आपसे क्या करेंगे, 2009 देंगे या 2010 देंगे, रिलेशन तो ये रहेगा। इस रिलेशन से सिर्फ आपको AP की जनरल टर्म यूज़ करते हुए, फॉर्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो ये हमने अलग अलग टाइप के मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन, फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है, उसके साथ हमने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम वाले भी आपसे पूछे जाते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए। ऐसे हमने कुछ 4 ही सवाल, लेकिन ये बहुत बढ़िया सवाल है। आई होप ये वीडियो 2 बार देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी, और हम एक शीट आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे, जिससे आपको इसकी प्रैक्टिस भी मिलेगी। कल हमारे टॉप 100 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिफोर एग्ज़ाम, इसमें हम PCM के टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से देख के जाने हैं, उसी के टाइप के क्वेश्चंस आपको हम होप करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मेन एग्ज़ाम में आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लिंक शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और बिटसेट के लिए भी हमारी अगले बार नई वीडियो सीरीज़ आने वाली है इस एग्ज़ाम के बाद। तो स्टे ट्यून विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।